हेलो एवरीवन, हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख रहे थे और IFRS 15 में स्पेसिफिकली जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हवाले से हमारे पास प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल प्रोवाइडेड था। इन 5 स्टेप्स में से स्टेप 3 दैट इज डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस का एरिया कवर कर रहे थे। अब स्टेप 3 डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस के इस एरिया में भी स्पेसिफिकली हम बात कर रहे थे वेरिएबल कंसिडरेशन के हवाले से। तो आज के इस लेक्चर में, आज के डिस्कशन में जो कॉन्सेप्ट हमने कवर करना है दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट डिस्काउंट। और सेटलमेंट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट भी किसी ना किसी तरह से लिंक्ड है या अटैच्ड है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। देखिए, वेरिएबल कंसिडरेशन के हवाले से हमने क्या बात डिस्कस की सर? वेरिएबल कंसिडरेशन के हवाले से हमने ये डिस्कस किया कि अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस का कोई कंपोनेंट वेरिएबल कंसिडरेशन को रिप्रेजेंट करता है तो वेरिएबल कंसिडरेशन को आप एस्टिमेट करोगे कि किस हद तक वेरिएबल कंसिडरेशन की आपकी इंटाइटलमेंट बनेगी और उस हद तक हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। और वेरिएबल कंसिडरेशन को हम ट्रांजिशन प्राइस का पार्ट उस वक्त तक नहीं बनाते जब तक कि इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस ना हो कि सब्सिक्वेंट चेंज इन एस्टिमेट से रेवेन्यू के रिवर्सल की नौबत नहीं आएगी। अब आज की डिस्कशन में जो कॉन्सेप्ट हमने कवर करना है दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट डिस्काउंट। देखिए, अगर मैं डिस्काउंट की प्राइमरी डिस्कशन करूं ना तो डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट या निगोशिएशन डिस्काउंट और एक होता है हमारे पास सेटलमेंट डिस्काउंट या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। सर, ट्रेड डिस्काउंट या निगोशिएशन डिस्काउंट किसे कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट या निगोशिएशन डिस्काउंट उस डिस्काउंट को कहते हैं जो कि एक कंपनी और कस्टमर के दरमियान एट द टाइम ऑफ सेल ही एग्री हो जाए। बहुत दफा ऐसा होता है कि जब आप मार्केट में कोई चीज परचेस करने जाओ तो गुड्स या सर्विसेज की एक लिस्ट प्राइस हमें नजर आ रही होती है, लेकिन हम दुकानदार के साथ या एंटिटी के साथ थोड़ी बहुत निगोशिएशन करके, बार्गेनिंग करके वही चीज डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय कर लेते हैं। तो इस तरह के डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट या निगोशिएशन डिस्काउंट कह सकते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट या निगोशिएशन डिस्काउंट के केस में कोई बहुत यूनिक या स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। बेसिकली जो भी डिस्काउंटेड प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस पे अकॉर्डिंगली आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। लेकिन अगर इसी के अगेंस्ट हम बात करें सेटलमेंट डिस्काउंट की या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट की, तो सबसे पहले कि सेटलमेंट डिस्काउंट या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट कहते किसको है? सर, सेटलमेंट डिस्काउंट या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट का मतलब है कि आपने कस्टमर को कोई चीज उधारी पे सेल की, आपने कस्टमर को कोई चीज क्रेडिट पीरियड पे सेल किया और कस्टमर को यह ऑप्शन दिया कि अगर कस्टमर हमें अर्ली पे कर दे, सर्टेन नंबर ऑफ डेज के अंदर या सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंदर पे कर दे, तो फिर कस्टमर को एक एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा होगा। दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड सेटलमेंट डिस्काउंट, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। यानी कि कस्टमर की तरफ से अर्ली पेमेंट को मोटिवेट करने के लिए, अर्ली पेमेंट को इंड्यूस करने के लिए अगर हम कस्टमर को कोई लालच दे रहे, कोई एडिशनल डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के डिस्काउंट को हम सेटलमेंट डिस्काउंट या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट कह रहे होंगे। अब एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचें, आपने अपने कस्टमर को कोई चीज सेल की, क्रेडिट पे सेल की और लेट से 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दे दिया और आपने कस्टमर से यह कहा कि अगर कस्टमर 30 की बजाय 10 दिन के अंदर हमें पेमेंट कर दें तो हम 5% का एक एडिशनल सेटलमेंट डिस्काउंट दे रहे होंगे। अभी जो 5% का एडिशनल सेटलमेंट डिस्काउंट है यह भी सॉर्ट ऑफ अ वेरिएबल कंसिडरेशन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? देखिए, अगर तो कस्टमर ने वो सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल किया तो सेटलमेंट डिस्काउंट के अगेंस्ट में आपको कंसिडरेशन रिकवर नहीं हो पाएगी, और अगर कस्टमर ने वो सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल नहीं किया तो सेटलमेंट डिस्काउंट के अगेंस्ट जो कंसिडरेशन है वो भी आप रिकवर करने की पोजीशन में आ जाओगे। तो यानी कि जितना अमाउंट सेटलमेंट डिस्काउंट का है वो सॉर्ट ऑफ अ वेरिएबल कंसिडरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इस बात के ऊपर डिपेंडेंट है, इस बात के ऊपर कंटिंजेंट है कि आइदर अर्ली पेमेंट की तरफ कस्टमर जाता है या कस्टमर अर्ली पेमेंट का ऑप्शन ऑप्ट नहीं करता है। अब इस केस में अगेन वेरिएबल कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन में वेरिएबल कंसिडरेशन है तो हम ये एस्टिमेट करेंगे किस हद तक हमारी वेरिएबल कंसिडरेशन की इंटाइटलमेंट बन रही होगी। यानी कि अगर हमने अपने कस्टमर को कोई सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर किया है तो हमने ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द डेट ऑफ सेल ये एस्टिमेट करना है, ये प्रेडिक्ट करना है कि आइदर हमारा कस्टमर सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल करेगा, आइदर हमारा कस्टमर सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा। अगर तो हमारी एस्टिमेशन, अगर तो हमारे जजमेंट्स ये कहते हैं कि कस्टमर सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल करेगा तो फिर आप रेवेन्यू भी, फिर आप रिसीवेबल भी डिस्काउंटेड अमाउंट से रिकॉर्ड करोगे। आप सेटलमेंट डिस्काउंट को ट्रांजिशन प्राइस रेवेन्यू का पार्ट नहीं बनाओगे। और अगर आपको लगता है कि कस्टमर अर्ली पेमेंट डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, आपकी जजमेंट्स, आपकी एस्टिमेट्स ये कहती है कि कस्टमर अर्ली पे नहीं करेगा, तो फिर सेटलमेंट डिस्काउंट के अगेंस्ट भी हम रिसीवेबल और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। अगेन ये सारी बातें हमारी एस्टिमेशन पे चल रही है, यानी हम अपनी एस्टिमेट की बेसिस पे रिसीवेबल और रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आदर कस्टमर सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल करेगा या आदर कस्टमर सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है कि हमने एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड की, आगे जाकर कस्टमर हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर जाए और आगे जाकर कस्टमर हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट से काम करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि मैंने किसी कस्टमर को सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर कर रखा है, मुझे लग रहा है कि कस्टमर सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल करेगा, आगे जाके हो सकता है कस्टमर वाकई में सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल करे, आगे जाके हो सकता है कस्टमर एक्चुअली वो सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल ना करे, और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि हमने कस्टमर को सेल किया, हमें लगता है कि कस्टमर सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, आगे जाकर कस्टमर वाकई में वो सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल ना करे, आगे जाकर कस्टमर वो सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल कर ले। तो ये बेसिकली हमारा चेंज ऑफ एस्टिमेट होगा, और चेंज ऑफ एस्टिमेट को हम प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं। यानी कि अगर आगे जाके हमारे एस्टिमेट्स में चेंज आता है तो एस्टिमेट के चेंज की वजह से या तो हम कोई एडिशनल रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होंगे या फिर ऑलरेडी रिकॉर्डेड रेवेन्यू में रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। तो इससे पर्टेनिंग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक इलस्ट्रेशन कवर करते हैं, तो उसमें हम सेटलमेंट डिस्काउंट को अकाउंट फॉर करना सीखेंगे। कहता है मारिया लिमिटेड सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू ज़ारा ट्रेडर्स ऑन 8 अगस्त 2001 टू बी पेड ऑन 31 अगस्त 2001। एक कंपनी हमारे पास मारिया लिमिटेड के नाम से जिन्होंने 10,000 रुपए के गुड्स सेल करे ज़ारा ट्रेडर्स को, 8 अगस्त 2001 पे ये सेल एग्जीक्यूट हुई है, और कस्टमर को हमने 22 दिन का एक क्रेडिट पीरियड दिया है कि कस्टमर ने 22 दिन के अंदर अंदर 31 अगस्त 2001 तक हमें 10,000 रुपए पे कर देने हैं। आगे कहता है हाउएवर इफ ज़ारा ट्रेडर्स पेड विद इन 10 days it will be entitled to 4% cash discount and will have to pay only 9,600। देखिए 8 अगस्त 2001 पे जब हमने कस्टमर को एक प्रोडक्ट सेल किया तो हमारी प्राइस कितनी है 10,000 रुपए, और कस्टमर से ये कहा है कि अगले 22 दिन के अंदर अंदर यानी कि 31 अगस्त 2001 से पहले कस्टमर ने पे करना है। हमने कस्टमर को ये लालच दी कि अगर आप अगले 10 दिन के अंदर अंदर पे कर देते हो, अगर आप 18 अगस्त 2052 तक हमें पे कर देते हो तो हम आपको 4% का एक सेटलमेंट डिस्काउंट देंगे, और फिर आपने हमें 10,000 नहीं बल्कि 10,000 की जगह 9,600 पे करने होंगे। यानी कि इस 10,000 की ट्रांजेक्शन में, इस 10,000 की रेवेन्यू की ट्रांजेक्शन में 9,600 तो फिक्स कंसिडरेशन है जो एनी हाउ हम रिकवर करेंगे ही, चाहे कस्टमर अर्ली पेमेंट डिस्काउंट अवेल करे, चाहे कस्टमर अर्ली पेमेंट डिस्काउंट अवेल ना करे। लेकिन 10,000 और 9,600 का जो डिफरेंशियल है दैट इज 400 रुपए, जो बेसिकली 4% का सेटलमेंट डिस्काउंट है, ये एक वेरिएबल कंसिडरेशन है। अगर कस्टमर डिस्काउंट अवेल करता है तो वेरिएबल कंसिडरेशन हम रिकवर नहीं करेंगे, अगर कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करता तो वेरिएबल कंसिडरेशन हम रिकवर कर रहे होंगे। अब यहां पे मल्टीपल सिनेरियोज बिल्ड किए जा सकते हैं। हो सकता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन हो कि सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल होगा, आगे जाकर सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल हो जाए। हो सकता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन हो कि सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल होगा, आगे जाके सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल ना हो सकता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन हो कि सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल नहीं होगा, आगे जाकर सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल ना हो सकता है कि हमारी एस्टिमेशन हो कि सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल नहीं होगा लेकिन आगे जाके सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल हो जाए। तो इन चारों सिनेरियोज को देखते हुए हमारे पास इस सवाल के रिक्वायरमेंट में भी 4 चीजें पूछी गई हैं। कहता है हाउ द अबव ट्रांजिशन अलोंग विद द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज विल बी ट्रीटेड in the books of the Maria Limited on 8 August and on the date of payment. Scenario number 1, Maria Limited expect that ZT, that is Zara Traders, will not pay within 10 days and Zara Trader actually paid on 31st August. पहले सिनेरियो में कहता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि Zara Traders सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा और एक्चुअली उन्होंने सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल नहीं किया, 31 अगस्त को ही पेमेंट की। दूसरे में कहता है Maria Limited expect that Zara Trader will not pay within 10 days, but Zara Trader actually pay on 17 August 2001. सेकंड सिनेरियो में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि Zara Trader सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा और Zara Traders ने सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल कर लिया, 17 अगस्त को पेमेंट कर दी। तीसरे सिनेरियो में Maria Limited expected that Zara Traders will pay within 10 days and Zara Trader actually pay on 17 August. यानी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल करेगा और एक्चुअली भी इसने सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल कर लिया। और चौथे सिनेरियो में Maria Limited expected that Zara Trader will pay within 10 days but Zara Trader actually pay on 31st August. यानी हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल होगा लेकिन एक्चुअली Zara Traders ने वो सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल नहीं किया है। अब इन चारों सिनेरियोज में हम किस तरह से इस ट्रांजेक्शन को अकाउंट फॉर करेंगे इसको भी देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले 2 सिनेरियोज में हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा कस्टमर Zara Traders सेटलमेंट डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा। जब हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा कस्टमर Zara Traders सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा तो 8 अगस्त 2001 पे हम रिसीवेबल और रेवेन्यू पूरी 10,000 की अमाउंट का रिकॉर्ड करेंगे। रिसीवेबल 10,000 से डेबिट हो जाएगा, रेवेन्यू 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा एज पर अवर एक्सपेक्टेशन। अब पहले सिनेरियो में Zara Traders ने कस्टमर ने एक्चुअली सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल नहीं किया और पेमेंट कब की है 31 अगस्त Y1 पे,
यानी कि हमारी एस्टिमेशन के हिसाब से ही उसने सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल नहीं किया, तो 31 अगस्त Y1 पे जब हमें पेमेंट रिसीव होगी तो कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन सिनेरियो 2 में हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा कस्टमर ज़ारा ट्रेडर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट ज़ारा ट्रेडर ने डिस्काउंट अवेल कर लिया और 17 अगस्त Y1 पे हमें पेमेंट कर दी। अब जब ज़ारा ट्रेडर्स ने 17 अगस्त Y1 पे हमें पेमेंट की तो एक्चुअली पेमेंट कितने की होगी? 9,600 की। तो हम अपने पास कैश 9,600 डेबिट करेंगे, लेकिन जो हमारा रिसीवेबल है वो पूरा 10,000 से डीरिकॉग्नाइज हो जाएगा, पूरा 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। और जो डिफरेंशियल आ रहा है 400 रुपए का, ये हमारे रेवेन्यू का रिवर्सल है, तो हम रेवेन्यू 400 रुपए से डेबिट कर रहे होंगे, क्योंकि डेट ऑफ सेल पे 8 अगस्त 2021 पे हमने अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पूरे 10,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन सब्सिक्वेंटली 17 अगस्त पे हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल कर लिया, तो अब 400 रुपए के रेवेन्यू को हम रिवर्स कर रहे होंगे। रिसीवेबल 10,000 से क्रेडिट होगा, कैश 9,600 से डेबिट होगा और रेवेन्यू का रिवर्सल यानी कि रेवेन्यू 400 रुपए से डेबिट हो रहा होगा। तीसरे और चौथे सिनेरियो में हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि कस्टमर सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल कर लेगा। जब हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि कस्टमर सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल कर लेगा तो हम अपना रिसीवेबल और रेवेन्यू 10,000 से नहीं बल्कि 9,600 से रिकॉर्ड करेंगे। तो 8 अगस्त Y1 पे हमारे पास जनरल एंट्री बनेगी, रिसीवेबल डेबिट 9,600, रेवेन्यू क्रेडिट 9,600। तीसरे सिनेरियो में कस्टमर ने हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल कर लिया और 17 अगस्त को हमें पे कर दिया, तो 17 अगस्त पे हमारे पास कैश डेबिट हो जाएगा, रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 9,600 से। तीसरे सिनेरियो में हमने एक्सपेक्ट किया था कि कस्टमर अर्ली पेमेंट डिस्काउंट अवेल करेगा और एक्चुअली भी कस्टमर ने अर्ली पेमेंट डिस्काउंट अवेल किया, तो 17 अगस्त 2021 पे कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल क्रेडिट 9,600 से। चौथे सिनेरियो में हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि कस्टमर सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल करेगा, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट कस्टमर ने एक्चुअली सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल नहीं किया और 31 अगस्त Y1 पे हमें पेमेंट की। जब 31 अगस्त Y1 पे हमें पेमेंट की तो फिर वो 9,600 नहीं बल्कि 10,000 की पेमेंट की होगी। अब इस केस में हम 31 अगस्त तक वेट नहीं करेंगे, जैसे ही 17 अगस्त क्रॉस हुआ यानी कि कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल नहीं किया, यानी कि कस्टमर ने सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल नहीं किया, तो हम 17 दिसंबर या 18 दिसंबर पे ही 400 रुपए का एडिशनल रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 400 रुपए से कर देंगे। कस्टमर तो हमें 31 तारीख को पे करेगा, लेकिन जब कस्टमर ने 17 तारीख तक पे नहीं किया तो हमें यह बात पता चल गई कि कस्टमर सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहा, यानी कि हमने पहले जो 9,600 का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था वो एक्चुअली 10,000 है। तो अब 17 अगस्त को ही आप 400 रुपए की एडिशनल अमाउंट से रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे और फिर फाइनली जब कस्टमर 31 अगस्त पे करेगा तो कैश डेबिट रिसीवेबल 10,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था पर्टेनिंग टू सेटलमेंट डिस्काउंट, जो कि लिंक्ड है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल कंसीडरेशन। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट टुगेदर विद प्रैक्टिस या इलस्ट्रेशन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।